नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। हिंदी व्याकरण की हमारी कक्षा है। इस व्याकरण की कक्षा के अंतर्गत आज हम वाक्य विचार पर चर्चा करने वाले हैं। और वाक्य विचार जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो रचना के आधार पर वाक्य भेद होगा, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आप देखेंगे तो हर एग्जाम में आता ही है। बोर्ड की परीक्षा में भी इस टॉपिक को शामिल किया गया है, तो बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी कक्षा महत्वपूर्ण रहेगी। शुरुआत करें अगर हम वाक्य विचार की, उससे पहले समझना जरूरी है कि वाक्य क्या होता है। वाक्य को समझें, उसके बाद इसके अंग और भेद पर आते हुए फिर हम रचना के आधार पर वाक्य भेद की चर्चा करेंगे। तो वाक्य से पहले आपने हिंदी ग्रामर के अंतर्गत 2 टॉपिक पढ़े, जिसमें एक टॉपिक था वर्ण। और वर्ण पढ़ते समय आपने पढ़ा कि वर्ण होता क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। और इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है, वर्णों का सार्थक मेल जो है वो कहलाता है शब्द। समझते रहे चलिएगा, बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करें। जिसको नहीं आता है टॉपिक, पहली बार ग्रामर पढ़ रहे होंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा। तो वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और इन्हीं शब्दों को व्यवस्थित तरीके से, अब शब्दों का व्यवस्थित क्रम, शब्दों का व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह आप कह सकते हैं, व्यवस्थित समूह, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका वाक्य। देखो, शब्द जो होते हैं ना वो स्वतंत्र होते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और एक सवाल यहाँ से और निकलता है कि भाषा की सार्थक छोटी इकाई, अगर केवल छोटी इकाई है तो वर्ण होता है, सार्थक छोटी इकाई है तो वो शब्द होता है। और इन्हीं शब्दों को बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित करके जब रख दिया जाता है एक साथ, तो इसी को हम वाक्य कहते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो अब ये शब्द नहीं रह गए, बल्कि इनके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, पद। ठीक है, इनको पद कहा जाता है जो वाक्यों में प्रयोग हो जाते हैं। तो अभी आपको ये समझ आ गया है कि वाक्य होता क्या है। भाषा आप जानते हैं अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, और भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए हमें वाक्यों की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ा पीछे जाएंगे, वाक्य से पहले शब्द, शब्द से पहले वर्ण, यानी एक व्यवस्थित तरीके से इन सबको रखते जाएंगे तो आप वाक्य तक आराम से पहुंच जाते हैं। तो ये तो हो गई वाक्य की बात कि वाक्य होता क्या है। एक सवाल यहां से और निकलता है कि वाक्य के अंग कितने हैं। वाक्य के अंग, मैंने एक शब्द प्रयोग किया है व्यवस्थित तरीका। व्यवस्थित कहने का मतलब एक निश्चित क्रम होता है कि भाई किसको आप कहाँ रखेंगे। जैसे कर्ता आएगा, कर्म आएगी, क्रिया आएगी। हिंदी में एक फॉर्मेशन होती है, कर्ता, फिर उसके बाद आता है कर्म, और फिर आती है क्रिया। जबकि आप अंग्रेजी में देखेंगे तो यहाँ पर वर्ब पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है, कर्म बाद में आता है, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। तो इसी क्रम में हम इसको व्यवस्थित करने की बात कह रहे हैं, जब हम शब्दों को व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं। वाक्यों के अंग में क्या होता है। वाक्य के अंग देखो 2 होते हैं। एक तो सवाल यहीं से निकल जाता है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो किसी भी वाक्य में 2 अंग होते हैं। ये 2 अंग कौन कौन से हैं। एक तो है उद्देश्य, ये सवाल पूछा जाता है यहाँ से, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। उद्देश्य होता है, और दूसरा अंग होता है इसका विधेय। अब ये उद्देश्य और विधेय वाक्य में किसको कहा जाता है, थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम से उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है कि राम विद्यालय जाता है। हमारा एक वाक्य है, राम विद्यालय जाता है। पहले तो आप समझिए कि हमारा वाक्य है, क्योंकि जो व्यवस्था नियम कहता है कि जिस व्यवस्था में इसको होना चाहिए, राम करता है, विद्यालय यहाँ पर कर्म है, और जाता है क्रिया है। तो ये हमारा एक वाक्य है। और मैंने कहा वाक्य 2 अंगों में विभाजित कर सकते हैं वाक्य को, या किया जाता है। तो एक तो काम को करने वाला होता है, ध्यान दें, एक वाक्य के अंदर कार्य को करने वाला होता है जिसको आप कहते हैं कर्ता। ठीक है, और एक क्रिया होती है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कर्ता जो है वो हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप पढ़ते हैं। तो राम चूंकि यहाँ पर करता है, तो ये हमारे इस वाक्य का उद्देश्य कहलाएगा। और राम के द्वारा ना जो कुछ किया जाएगा, जैसे विद्यालय जाता है, राम के बाद जो भी शब्द इसके लिए प्रयोग हुए हैं वो सब क्या हो जाते हैं, विधेय हो जाते हैं। तो
आप किसी भी वाक्य को दो अंगों में या दो टुकड़ों में बांट कर पढ़ सकते हैं। एक तो इसका कर्ता होगा और दूसरी क्रिया, बीच में कर्म भी आएगी, आप उसको भी शामिल करेंगे। तो कर्ता यानी कार्य को करने वाला ही आपका क्या होता है, उद्देश्य होता है। और कर्ता के बारे में जो कुछ भी बताया जाएगा वो आपकी क्या होती है, विधेय। तो इसको आप ऐसे भी कहीं पर नोट करके लिख सकते हैं कि किसी भी वाक्य का कर्ता जो है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है, उद्देश्य होता है। और उद्देश्य के बारे में, अब उद्देश्य आपको समझ आ गया है, तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए, जो कुछ बताया जाए वो क्या होता है, वही हमारा हो जाता है विधेय। तो उद्देश्य और विधेय ये हमारे वाक्य के दो अंग हैं। इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, रोहन बाजार जाता है, रोहन बाजार जाता है। अब यहाँ पर बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है। तो आप इसको कहेंगे कि रोहन जो है वो हमारे वाक्य का उद्देश्य है और बाजार जाता है, जो कि रोहन के बारे में हमें जानकारी मिल रही है कि वो क्या कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है उद्देश्य और विधेय, आपको दो अंग बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा पॉइंट आता है कि वाक्य के अंग तो दो हो गए, वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद भी दो होते हैं, या आप कह सकते हैं वाक्यों को दो आधार पर आप विभाजित करते हैं। अभी ये दो आधार कौन कौन से हैं, एक तो होता है अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है। अच्छा, अर्थ के आधार पर जब आप विभाजित करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या हो जाती है 8। इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इन 8 के बारे में उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा क्या होता है, रचना या बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य भेद। संख्या भी याद रखें, कई बार सीधे संख्या पूछी जाती है कि इस आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। और इन्हीं को आप पढ़ने वाले हैं। कितनी संख्या में है, 3। अभी 3 कौन कौन से हैं, एक तो इसमें आता है सरल वाक्य, सरल वाक्य या इसी को आप साधारण वाक्य भी कहते हैं, बिल्कुल सिंपल जो होता है साधारण वाक्य। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे आप समझ जाएंगे। और अंत में कुछ शब्द ऐसे पहचान के लिए हम देखेंगे जिसको देखते ही आप एग्जाम में अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे कि किस प्रकार का ये वाक्य है। तो सरल वाक्य या साधारण वाक्य इसको कहते हैं। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य, दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य है। अच्छा, संयुक्त साधारण से आपको समझ आएगा, बिल्कुल सिंपल ये हमारा वाक्य होगा। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, यानी दो अलग अलग उपवाक्य मिलकर एक वाक्य बनाएंगे, तो संयुक्त मतलब जुड़े हुए वाक्य होंगे ये, ठीक है। और तीसरा जो इसका प्रकार होता है वो मिश्र या मिश्रित, मिश्र या इसी को मिश्रित, थोड़ा सा मुझे लगता है बोर्ड जो है मेरा दिख नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मिश्र दिखाई दे रहा है, इसी को मिश्रित भी कहते हैं। तो तीसरा इसका जो भाग होता है या भेद होता है वो होता है। तो रचना के आधार पर, यानी किसी वाक्य को कैसे रचा गया है, कैसे बनाया है, उसकी बनावट कैसी है, उस आधार पर आप 3 प्रकार या 3 भेदों में इसको बांटते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तीनों को एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप तीनों को समझ पाएंगे, या एक वाक्य देखिए और पहचान कैसे आप कर पाएंगे इन तीनों की, बाकी उदाहरण के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से समझेंगे भी। जैसे मैंने कहा कि रोहन पुस्तक पढ़ता है, हमारा वाक्य क्या है कि रोहन पुस्तक पढ़ता है। मैं एक और वाक्य ऐसे ही लिखती हूं कि रोहन पुस्तक पढ़ता है, रोहन पुस्तक पढ़ता है और सोहन टीवी देखता है, और सोहन
टीवी देखता है। और एक वाक्य मैं और लिखना चाहूंगी कि रोहन ने कहा, रोहन ने कहा कि राम बाहर गया। राम बाहर गया। 3 तरह के यहाँ पर हमने वाक्य लिखे हैं और एक बार इसको समझते हैं कि इन तीनों में अंतर आपको कहाँ पे नजर आ रहा है। देखो, पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य में ध्यान रखेंगे कि एक ही कर्ता होगी, एक कर्ता या एक क्रिया, मतलब एक कर्ता होगा एक क्रिया होगा, या कई बार कर्ता एक से ज्यादा हो जाते हैं लेकिन विधेय एक ही होगा, यानी क्रिया जो है इसकी एक ही होगी, तब आप इसको सरल वाक्य कहेंगे। और अगर 2 सरल वाक्य, ध्यान रखिए 2 सरल वाक्य जिसमें एक ही क्रिया होती है उसको उपवाक्य कहते हैं। 2 सरल उपवाक्य किसी योजक या संयोजक शब्द से जुड़े हों, जैसे यहाँ पर है रोहन पुस्तक पढ़ता है, अपने आप में देखेंगे तो ये पूरा एक वाक्य है। सोहन टीवी देखता है, ये भी अपने आप में एक वाक्य है, पूरा पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन हमने क्या किया, 2 उपवाक्यों के जो कि स्वतंत्र वाक्य हैं उनको एक योजक शब्द, संयोजक शब्द और के माध्यम से जोड़कर एक साथ रख दिया। एक साथ रखने का मतलब कि जब तक कोई विराम, पूर्ण विराम नहीं आता, आप जानते हैं आपका वाक्य कंप्लीट नहीं होता है, तो बीच में कहीं पर भी विराम चिन्ह नहीं है, बल्कि 2 वाक्यों को हमने एक संयोजक शब्द के साथ जोड़कर एक कर दिया है और अंत में हमने यहाँ पर एक विराम चिन्ह लगाकर इसको पूरा कर दिया है। तो ये किस तरह का वाक्य होता है, ये होता है हमारा संयुक्त वाक्य, जहां पर 2 पूरे पूरे वाक्य जो हैं किसी संयोजक शब्द के साथ जुड़े हुए होते हैं। तीसरा है रोहन ने कहा कि राम बाहर गया। अब यहाँ पर क्या होता है, मिश्र वाक्य जो होता है उसमें ध्यान रखें, एक तो आपका आश्रित उपवाक्य होता है और एक मुख्य उपवाक्य होता है। जो आपका मुख्य उपवाक्य होगा वो पूरा होगा, यानी अगर आप, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि 2 वाक्य जुड़े हुए हैं, मिश्र में भी 2 वाक्य जुड़े रहते हैं, लेकिन एक वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ देने वाला होता है जबकि दूसरा अधूरा होता है। अगर आप उसको हटा देंगे तो वो केवल आधा रह जाएगा, उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो इसमें एक आश्रित उपवाक्य होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है जैसे, और इसको हम जोड़ते हैं कुछ शब्दों के माध्यम से, जैसे आप कह सकते हैं कि और या अथवा से जोड़ा है, तो यहाँ पर भी हम इसको कुछ शब्दों के माध्यम से जोड़ते हैं, जैसे कि रोहन ने कहा, रोहन ने कहा कि राम बाहर गया। अभी आप देखेंगे कि राम बाहर गया ये अपने आप में पूरा पूरा अर्थ दे रहा है। राम बाहर गया, अगर आप इसको अकेले भी बोलेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये एक मुख्य वाक्य हो सकता है, तो इसको आप क्या कहेंगे, मुख्य उपवाक्य कह सकते हैं। और राम ने कहा, जब आप राम ने कहा कहते हैं और यहीं पर अपनी बात खत्म कर देते हैं तो ये वाक्य अधूरा सा लग रहा है। अब बड़ी मन में जिज्ञासा होती है कि राम ने क्या कहा होगा। तो जब किसी वाक्य में 2 उपवाक्य हो, एक आश्रित उपवाक्य हो जो आधा अधूरा अर्थ दे रहा हो, ये अपना अर्थ पूरा तभी देगा जब इसके साथ इसको रखा जाएगा, इसके साथ जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, आश्रित उपवाक्य होगा और पहला जो है, दूसरा जो है राम बाहर गया, मुख्य वाक्य होगा। तो इस तरह से 3 आपके भेद होते हैं रचना के आधार पर। ये मैंने बहुत छोटे में समझाने की कोशिश की, थोड़ा सा इनको अलग अलग परिभाषा के साथ देख लेते हैं और उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं सरल वाक्य की। सरल वाक्य की पहचान आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी है, जिसमें क्या होगा, एक ही कर्ता हो या फिर एक से ज्यादा कर्ता हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें क्रिया एक ही होगी। ठीक है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, क्रिया कहने का मतलब यहाँ पर विधेय से भी, यानी एक ही विधेय हो और एक ही उद्देश्य हो। जैसे वह भोजन करके विद्यालय जाता है। अभी आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो वह भोजन करके, और ध्यान रखिए ये साधारण वाक्य होता है, यानी कि बीच में किसी प्रकार का योजक चिन्ह या जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो प्रयोग नहीं होते हैं। आप सीधे सीधे पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी कुछ अलग नजर नहीं आएगा कि ये 2 अलग अलग वाक्यों से जुड़ा हुआ है। वो भोजन करके विद्यालय जाता है, भाई सीधा सा वाक्य कि भोजन करके वो विद्यालय जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि विद्यालय जाना जो है, भोजन करके विद्यालय जाना एक ही विधेय है, आप इसको अलग अलग करेंगे तो इसके टुकड़े यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। राम और श्याम ने सारा काम खत्म कर दिया। अब मैंने कहा 2 कर्ता हो सकते हैं, बिल्कुल, राम और श्याम।
देखो, अगर दो अलग अलग या दो से ज्यादा अलग अलग लोग मिलकर किसी एक काम को करते हैं ना, तो वो एक यूनिट कंसिडर की जाती है। तो यहाँ बेशक कर्ता अलग अलग है, राम और श्याम मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों काम एक ही कर रहे हैं, इसलिए क्रिया जो है एक ही मानी जाएगी। तो राम और श्याम ने सारा खाना खत्म कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी जो क्रिया है ना, वो एक ही प्रयोग हुई है दोनों के लिए, क्योंकि दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह के अगर बीच में और शब्द आए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा सरल वाक्य होता है। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अरे भाई, पुलिस ने चोर को पकड़ा, बिल्कुल सीधा साधा, आप देख के पहचान जाएंगे कि यहाँ पर सरल वाक्य प्रयोग किया गया है। सवेरा होते ही पक्षियों का कलरव गूंजने लगा। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, लोग कहते ही का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ही जो है ना, वो निपात के रूप में आया है, बात पर जोर देने के लिए आया है, न कि वाक्य को जोड़ने के लिए आया है। तो पक्षियों का कलरव गूंजना, देखो यहाँ पर एक ही क्रिया जो है प्रयोग की गई है, इसलिए हमारा सरल वाक्य है। रोहन बीमार होने के कारण घूमने नहीं गया। रोहन बीमार था इसलिए घूमने नहीं गया। अब यहाँ पर कारण के साथ इसको जोड़ दिया गया है, लेकिन ये भी एक सरल वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे कि वो घूमने नहीं जा पाया, एक ही क्रिया का प्रयोग आप देख पा रहे हैं। तो सरल वाक्य होता है जिसमें एक ही क्रिया हो। किसी भी सेंटेंस में बहुत ध्यान से आप देखेंगे, कर्ता बेशक संयुक्त रूप से काम कर रहे हो, लेकिन उनके द्वारा किया गया कार्य अगर एक है तो वहां पर सरल वाक्य माना जाता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का बीच में आपको योजक शब्द नहीं दिखेगा। बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। तो दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय यानी योजक शब्द से जब जुड़े हों तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, ये संयुक्त वाक्य ना, दो वाक्य तो होंगे, लेकिन दोनों ही अगर उनको स्वतंत्र कर दिया जाए तो इनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। कैसे होता है? जैसे यहाँ पर कहा हमने कि माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। अब माँ जो है वो बाजार गई और माँ सब्जियां लेकर आई। आप कहेंगे दोनों वाक्य जो है बिल्कुल अपना पूरा पूरा अर्थ दे रहे हैं। एक तो माँ बाजार गई, दूसरा सब्जियां लेकर आई। इन दोनों वाक्यों को हमने कैसे जोड़ा है? और योजक शब्द के माध्यम से जोड़ा है। राम बीमार है, पूरा वाक्य है, विद्यालय नहीं गया, इसलिए विद्यालय नहीं गया। राम बीमार है, राम विद्यालय नहीं गया। तो यहाँ पर क्या है, इसलिए से हमने दो वाक्यों को जोड़ दिया है। रविवार को हड़ताल है अतः विद्यालय बंद रहेगा। भाई विद्यालय बंद रहेगा अपने आप में पूरा एक वाक्य है, और रविवार को हड़ताल है, इन दोनों वाक्यों, स्वतंत्र वाक्यों को हमने अतः शब्द से जोड़ा है। आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे। अब देखो यहाँ पर या योजक शब्द आया है। तो इन उदाहरणों को समझने के बाद एक जो हमने यहाँ पर बात देखी वो क्या थी? योजक शब्द की। योजक शब्द, अच्छा, योजक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं जिनको लगाकर आप या जिनको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये हमारा संयुक्त वाक्य होगा। अब किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, समझ में आए तब भी आप इसके बारे में बताइएगा। योजक शब्द होते हैं, और ये कुछ शब्द दिमाग में रख लीजिए आराम से। किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ये शब्द अगर आपको मिल गया ना तो आप आराम से संयुक्त वाक्य तक पहुंच जाएंगे। और या अथवा, इसके अलावा क्या है? लेकिन किंतु परंतु, कहते हैं ज्यादा लेकिन किंतु परंतु ना करो, लेकिन किंतु परंतु इस तरह के कोई शब्द आ जाएं। और इसके अलावा जो है अतः, एक शब्द है अतः, या फिर आप कह सकते हैं तथा, फिर अन्यथा आदि। अन्यथा इस तरह के शब्द अगर आपको कहीं पर, अच्छा इसलिए भी होता है, ठीक है, इसलिए भी जो होता है, ये कुछ शब्द हैं जो आप किसी वाक्य में देखें तो आप इजीली इसको पहचान जाएं कि ये हमारा योजक शब्दों से जुड़ा हुआ, ये समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ वाक्य है। और इस तरह के वाक्य को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। और या अथवा, लेकिन किंतु परंतु तथा इसलिए अतः, इस तरह के जो शब्द हैं इनसे जुड़े हुए ये हमारे वाक्य होते हैं। इनको एक जगह लिख लीजिए। मुझे लगता है अगर कोई भी एग्जाम होगा, अगर एक बार ये शब्द आपने पढ़ लिए ना तो दोबारा जो है इसको भूलेंगे नहीं। तीसरा जो वाक्य है वो है मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये क्या होता है? तो जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य हो उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं।
मिश्र का मतलब ही होता है कि मिला हुआ, यानी स्वतंत्र नहीं है वो, ठीक है, बिना मिले उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो इस तरह का वाक्य अगर आपको मिले, आप बेसिकली यहाँ पर परिभाषा पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, उदाहरण और जो पहचानने के शब्द हैं उन पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ही बारिश शुरू हुई बिजली चली गई। अब यहाँ पे आपने कहा जैसे ही बारिश शुरू हुई, क्या हुआ, बिजली चली गई। अब जैसे ही बारिश शुरू हुई, यहाँ देखेंगे ये वाक्य थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। अगर मैंने आगे वाला वाक्य हटा दिया कॉमा के बाद वाला, तो जैसे ही बिजली चली गई वाक्य अधूरा है। आगे क्या हुआ भाई, बड़ी जिज्ञासा बनी हुई है। तो आगे क्या हुआ, बिजली चली गई। बिजली चली गई अपने आप में पूरा वाक्य है, तो जो पूरा होगा उसको हम प्रधान या मुख्य उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। और जो अधूरा वाक्य हमें दिखाई देता है उसको हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसको पहचानने के लिए भी कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, पहले उसको देख लें ताकि जब आप इन उदाहरणों को देखें तो आसानी से समझ पाएं। कोई वाक्य होगा, दो वाक्य होंगे, एक तो वो संबंध बोधक अव्यय से जुड़े होंगे, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। अभी ये संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, देखो ज से शुरू होने वाले, इसको एक ट्रिक के तौर पर समझें, ज से ज्यादातर शुरू होते हैं, जैसे जैसे, तैसे, जिसका, उसका, जो, तो, जब, तब, जैसे ही, वैसे ही। तो आप देखेंगे इन शब्दों में क्या है, एक संबंध बन रहा है। जैसे मैंने कहा जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही कुछ हो गया। तो जैसे, कई बार जैसे का प्रयोग होता है, वैसे को साइलेंट कर देते हैं, कॉमा लगाकर काम चला लेते हैं, ठीक है। जिसका, उसका, जिसका, उसका, जो, वो। यहाँ पर एक शब्द पर ज्यादा फोकस करिएगा। एक तो संबंध बोधक कहते ही आपको ये समझ लेना है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों में संबंध बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया जिसका, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, है ना, जो, वो, इस तरह के शब्द आएंगे। और यहाँ एक शब्द प्रयोग करते हैं की से ज्यादातर जो वाक्य हैं वो जुड़े होते हैं, यदि से जुड़े होते, यदि ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, जो ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुम गए तो ऐसा हो जाएगा, कि, यदि, जो, अगर, मगर, है ना, इस तरह के संबंध बोधक शब्द हैं वो ज्यादातर प्रयोग होते हैं हमारे मिश्र या मिश्रित वाक्य में। अब यहाँ पर देखो, उस लड़के को बुलाओ जिसने, उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। अब उसका संबंध किससे है, जिसके के साथ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि संबंधवाचक अव्यय के साथ ये जुड़े हुए हैं। लड़के को बुलाओ यहाँ पर आश्रित वाक्य होगा, और काले जूते पहने हैं ये हमारा मुख्य या प्रधान उपवाक्य होगा। ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। ऐसा शब्द आते ही ध्यान रखें संबंध बोधक है, और मैंने कहा कि लगते ही आपका जो है मिश्रित या मिश्र उपवाक्य हो जाएगा। जिसने कार्य नहीं किया वो खड़ा हो जाए। अब जिसने का संबंध किससे है, उससे है, वो से है। और कई बार आपको अगर कोई संबंध ना दिखे ना, तो दो वाक्य होंगे वो कॉमा से जुड़े होंगे, कॉमा लगा होगा, तो भी आप देखेंगे दो वाक्य है, कोई योजक चिन्ह नहीं है, कॉमा से जुड़ा हुआ है, तो आप उसको क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ एग्जाम्पल जो मैं चाह रही थी कि आप लोग एक दो एग्जाम्पल और देखें। जैसे मैंने कहा ज्यों ही मैं पहुंची, ज्यों ही मैं पहुंची, त्यों ही ट्रेन चल दी। अब जैसे ही मैं पहुंची थी, ज्यों का संबंध किससे है, त्यों से है, यानी जैसे ही मैं पहुंची वैसे ही ट्रेन चल दी। यदि बारिश होती, मैंने कहा कि यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यदि का संबंध किससे है, तो से है, यानी संबंधवाचक शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के वाक्य हमारे क्या हो जाएंगे, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं प्रतिदिन नहाकर मंदिर जाती हूँ।
मंदिर जाती हूँ। मैंने कहा एक ही कर्ता है, तो कर्ता मैं ही है, मैं ही करता हूँ। कोई भी ऐसा शब्द बीच में नहीं है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। प्रतिदिन नहाकर मंदिर जाती हूँ, यानी एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उद्देश्य ढूंढ लीजिए और उस उद्देश्य का एक ही विधेय है। इसका मतलब आपका वो सरल वाक्य या साधारण वाक्य माना जाएगा। ठीक है, मैं उसे अपने साथ ले जाती लेकिन उसने मना कर दिया। तो इस तरह का जब कहीं पर शब्द प्रयोग हो तो वहां पर क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो मुझे लगता है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप एक ही जगह पहचान जो है कैसे पहचाने, एक लास्ट में इसको आप ट्रिक कह लें या इसको आप वो पहचान के शब्द कह लें जिससे आप पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले हम सरल वाक्य की बात कर लेते हैं। सरल वाक्य में क्या होगा, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सरल वाक्य कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि राम जाता है। यहाँ पर राम क्या है, हमारा उद्देश्य है और जाता है विधेय है। अब संयुक्त वाक्य को आप कैसे समझेंगे। संयुक्त वाक्य के लिए मैंने कुछ शब्द बताए। एक तो दो स्वतंत्र शब्द योजक शब्द से जुड़े हों, योजक शब्द से जुड़े हों, जैसे और, या, अथवा, इसके अलावा लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, तथा, फिर आदि। मतलब इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो वो क्या होगा, हमारा संयुक्त वाक्य कहलाएगा। बात कर लेते हैं तीसरा जो हमारा मिश्र वाक्य है, उसमें आप कैसे पहचानेंगे। तो याद रखें दो वाक्य होते हैं, लेकिन यहाँ दो स्वतंत्र शब्द नहीं है, दो स्वतंत्र वाक्य होगा। ठीक है, दो स्वतंत्र वाक्य योजक शब्द से जुड़े हों और या अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो। इसमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होगा और एक या उससे ज्यादा हो सकता है उस पर आश्रित होगा। एक आश्रित होगा, उससे ज्यादा हो सकता है उस पर प्रधान वाक्य हो। इसमें पहचान में क्या करेंगे, एक तो संबंध बोधक अव्यय लगे हों। संबंध बोधक अव्यय खासकर जो जा से शुरू होते हैं, जैसे तैसे, जो, तो, जितना, उतना, मैंने कई बार इसको बता दिया। और यहाँ पर बहुत ही कॉमन जो पूछा जाता है, की शब्द का प्रयोग किया जाता है, यदि शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो, तो शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर शब्द का प्रयोग किया जाता है, अगर तुमने ऐसा किया तो वैसा हो जाता। तो ये सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य मुझे लगता है इतने डिफिकल्ट नहीं थे। अगर आपने इन शब्दों को एक बार ध्यान से पढ़ लिया या कहीं पर नोट करके एक दो बार पढ़ लेंगे तो इजीली इस वाले टॉपिक को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।